मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार फ्रेडी फाज़बियर पिज़्ज़ेरिया गया था। वो नाम मुझे बहुत ही बकवास लगा था, लेकिन जैसे ही मैं उस जगह के अंदर गया मेरी राय बदल गई। हवा में पिज्जा की खुशबू थी और मुझे चारों तरफ सिर्फ खेल के माहौल की आवाज सुनाई दे रही थी। जाहिर है वो आवाज स्टेज शो की थी। जैसे ही मेरी नजर फ्रेडी पर गई, मुझे उससे प्यार हो गया। मैं नहीं जानता कि उनमें वो क्या बात थी, लेकिन मुझे वो बहुत ही चमत्कारी लगे। मेरे दोस्तों और मॉम डैड की ऐसी राय नहीं थी। उन्हें रोबोट्स का ये शो बहुत ही डरावना लगा, लेकिन जो चीज उन्हें नजर आ रही थी वो मुझे नजर नहीं आ रही थी। शायद मेरे दोस्त उतने अच्छे नहीं थे और शायद मेरे मॉम डैड ने मुझ पर इतना ध्यान नहीं दिया था, जिस वजह से फ्रेडी, बॉनी, चीका, फॉक्सी और उनके सभी दोस्त मेरा असली परिवार बन गए थे। लोगों का कहना था कि ये इतने असली इसलिए लगते हैं क्योंकि येलो बॉनी के अंदर एक कर्मचारी है जो शो में कुछ लाइन बोलने में मदद करता है, लेकिन मुझे हमेशा से रोबोट दोस्तों में ज्यादा दिलचस्पी रही है। बदकिस्मती से मेरे पेरेंट्स इतने अमीर नहीं थे कि मैं आए दिन उन्हें देखने जा सकूं, लेकिन जब भी मुझे वहां जाने का मौका मिलता था तो मैं दुनिया का सबसे खुश बच्चा बन जाता था। मुझे गेम्स और पिज्जा दोनों ही पसंद थे, लेकिन जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार रहता था वो होता था मैजिक शो। जाहिर सी बात है कि मैं जानना चाहता था कि ये सब असल में होता कैसे है, लेकिन मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मैं अपनी इस जिज्ञासा को कैसे दूर करूंगा, जब तक मैंने एक दिन उसे नहीं देख लिया। ये उस दिन की बात है जब एक शो खत्म हुआ। फ्रेडी, बॉनी, चीका अभी भी स्टेज पर खड़े थे, लेकिन उनका एक दोस्त जा चुका था। मैं अपना सोडा खत्म करके बाथरूम जाने वाला था जब मैंने उसे स्टाफ शर्ट पहने हुए देखा। वो सबसे पीछे वाले टेबल पर अकेले बैठकर पिज्जा खा रहा था। मैं जानता था कि वो अकेला कर्मचारी नहीं है, लेकिन ना जाने मुझे क्यों ऐसा लगा कि उसे रोबोट्स के बारे में कोई ना कोई जानकारी जरूर होगी। मैं उस कमरे से काफी दूर खड़ा था, लेकिन फिर भी बता सकता था कि उसे पसीना आया हुआ था और वो देखने में बेवकूफ लगता था। मैं बाथरूम जाने के लिए निकला था, लेकिन मैं उससे बात करने चला गया। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप यहाँ काम करते हैं? हाँ, करता हूँ। आप क्या करते हैं? मैं येलो बॉनी बनता हूँ। मैं आखिरी शो से पहले कुछ खाने आया था। क्या वाकई? इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि फ्रेडी और उसके दोस्त कैसे काम करते हैं? जब मैंने उससे सवाल पूछा तो वो आदमी अजीब तरह मुस्कुराने लगा, जिससे मुझे उसके पीले दांत दिखे। बेशक मैं जानता हूँ तुम उनके बारे में क्या जानना चाहोगे प्यारे बच्चे। ये कहकर उसने मुझे मनमोहित कर लिया। मैंने उससे वो सारे सवाल पूछे जो मेरे दिमाग में चल रहे थे और उसने मुझे हर चीज का जवाब दिया, लेकिन जल्द ही उसके जाने का वक्त आ गया। मुझे उससे बस एक और सवाल पूछना था। सर, आपको उनके काम करने के तरीके के बारे में इतना कैसे पता है? कि तभी वो आदमी मेरी तरफ झुका और उसने मेरे कानों में फुसफुसाते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें एक राज बताऊं? मैं इस जगह का मालिक हूं और हाँ, तुम मुझे विल बुला सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता। ये सच है और मैं शो के बाद तुम्हें साबित कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे अपने सूट में वापस आना होगा। तुम शो के बाद यहाँ वापस आना और येलो बॉनी को ढूंढना। ये बात इतनी आकर्षक थी कि मैं ना चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। मेरे पेरेंट्स जाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें लास्ट शो तक रुकने के लिए मनाया। मैं जानता था कि उसके बाद हम फौरन चले जाएंगे, लेकिन मेरी मॉम निकलने से पहले हमेशा बाथरूम का इस्तेमाल करती थी और मुझे मेरे डैड के पास छोड़कर जाती थी। जब मेरी मॉम गई तो मैंने अपने डैड का ध्यान भटकाने का इंतजार किया और फिर मैं वहां से निकल गया। अब कौन जाने कि उन्हें कब ध्यान आया कि मैं वहां नहीं हूँ। मैं जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंच गया जहां वो आदमी मुझे पहली बार मिला था और फिर काफी देर तक वहां उसका इंतजार करा और फिर आखिरकार मैंने गलियार से येलो बॉनी का कॉस्ट्यूम पहने उसे आते हुए देखा। उसने मुझे इशारा किया और हाथ हिलाकर बुलाया। मैं भी बिना सोचे समझे उसके पीछे पीछे जाने लगा। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने आगे चलना शुरू कर दिया। एक ऐसी जगह है जहां मैं पहले कभी नहीं गया था। जब मैंने पूछा कि हम कहां जा रहे हैं तो उसने जवाब नहीं दिया। आखिर में हम एक ऐसे दरवाजे के पास जा पहुंचे जिस पर लिखा था सिर्फ कर्मचारी। येलो बॉनी ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने को कहा। जैसे उसने लाइट चलाई, मेरी सांसें रुक गई। फॉक्सी ठीक मेरे सामने खड़ा था, लेकिन वो ऑन नहीं था। पायरेट कवर उस दिन रिपेयर के लिए बंद था और मुझे डर था कि मैं दोबारा कभी फॉक्सी को नहीं देख पाऊंगा। लेकिन अचानक एक चमत्कार हुआ। मुझे फॉक्सी से मिलवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर विल। इतना ही नहीं, मैं कुछ वक्त से फॉक्सी के सर्किट्स पर काम कर रहा हूँ। पास आओ, मैं इसे खोलने वाला हूँ ताकि तुम अच्छे से समझ सको कि ये जादू होता कैसे है। एक सपना आज पूरा होने जा रहा था। मिस्टर विल ने फॉक्सी की छाती और चेहरा निकाल दिया। उन्होंने अभी भी येलो बॉनी के कपड़े पहने हुए थे और तब अंदर के चमत्कार का खुलासा हुआ। फिर भी
अचानक मुझे एक बीमार, डूबती हुई अनुभूति हुई। अंदर चल रहा जादू कोई चमत्कार नहीं था, वो बहुत ही विचित्र था, जैसे कोई जबड़ा जिसमें हजारों स्टील के दांत हो। जब मैंने डर के एक कदम पीछे लिया तो विल ने कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं उससे अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब हुआ और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन इससे पहले कि मैं उससे खोल पाता, मेरे दोनों कंधे येलो पॉनी ने अपने हाथों में जकड़ लिए। अब मुझे उससे बचकर भागने की उम्मीद नहीं बची थी। मैं चिल्लाया, मैंने अपने हाथ पैर चलाए, लेकिन कोई मेरी मदद करने नहीं आया। मुझ में लड़ने की ताकत नहीं थी। उसने मुझे जबरदस्ती फॉक्सी के अंदर डाल दिया, उन भयानक स्टील के दांतों के बीच, और फिर उसने सारे टुकड़े जोड़कर मुझे उसमें बंद कर दिया। मैं जाल में फंस चुका था। विल ने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा। परिवार में तुम्हारा स्वागत है फॉक्सी, कोशिश करना कि इस बार तुम खराब ना हो। उसने स्विच ऑन किया और एक पल में मैं सिक गया। वो दर्द भयानक था और पूरे शरीर में फैल गया, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं रहा। लेकिन मेरे दिल की धड़कन बंद होने के बावजूद मैंने फॉक्सी का साथ नहीं छोड़ा। मुझे जबरदस्ती फॉक्सी बना दिया गया था और मैं हर दिन पायरेट कोव में बिताता हूँ। बाकी बच्चों को एक आम जिंदगी जीते और खुश होते हुए देखता हूँ। कोई नहीं जानता कि मैं यहाँ हूँ। मैं सबको बताने के लिए बेसब्र हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। खैर, विल ने हमें रात में घूमने की इजाजत दे दी है और मैं जानता हूं कि रात की ड्यूटी के लिए एक नया गार्ड आया है। आप में से कितने लोग ये कह सकते हैं कि आप फ्रेडी फाइव नाइट्स को अच्छे से जानते हैं? आपके जवाब की परवाह किए बिना मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि मैं उसका आपसे बड़ा फैन हूं। ये तो सच है कि मैं कोई आम फैन नहीं, मैं इस गेम के लिए जुनूनी था। और जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी तरह का पागलपन अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरे वाला मुझे इतने गहरे अंधेरे में ले जाएगा जहां मैं आज हूं। 2015 की शुरुआत की बात है। फाइव नाइट फ्रेडी कुछ महीनों के लिए बाहर हो गया था और उस वक्त था सभी ने खेल के रहस्यों का पता लगा लिया था, या फिर उन्हें तो ऐसा ही लगता था। उस वक्त मैं रेडिट पर बहुत ज्यादा समय बिताता था और ऐसी अफवाह फैली हुई थी कि गेम इसको बनाने वाला आदमी स्कॉट ने शैतानों के साथ समझौता किया था ताकि गेम अच्छी चलती रहे। ऐसा कहा गया था कि गेम में इसका जिक्र भी था, लेकिन उससे इतनी अच्छी तरह छिपाया हुआ था कि कोई भी एक्सपर्ट उसे ढूंढ नहीं पाया। उसे ठोकर खाना ही एकमात्र रास्ता था। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। मेरे अंदर उस रहस्य को जानने की बहुत जिज्ञासा थी। शुरुआत में मैंने भी वही किया जो सब कर रहे थे। मैंने तरह तरह के मुश्किल रोबोट बनाने की कोशिश की जब तक मुझे एक मुश्किल नंबर नहीं मिल गया। लेकिन नहीं, मुझे कुछ और करने की जरूरत थी और फिर एक रात मुझे वो मिल गया। और याद रखना कि कंप्यूटर का इस्तेमाल बारी बारी से करना है, देर रात तक जागते मत रहना और हमारे आने से पहले बर्तन धो देना, समझे? ओके जी मॉम। टोबी, तुम बड़े भाई हो, अपने भाई का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? आप चिंता मत करिए डैड, हम कंप्यूटर पर गेम खेलने और टीवी देखने से ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ज्यादा नहीं, सब रहता सो जाना। इत्मीनान से जाइए, मैं टोबी की हर बात मानूंगा। हमें तुम पर विश्वास है, अपना ध्यान रखना। शनिवार की उस रात मेरे मॉम डैड एक जरूरी पार्टी में जा रहे थे। क्योंकि मैं उम्र में बड़ा था, इसलिए वो मेरे 12 साल के भाई को मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ सकते थे। जैसे ही मेरे पेरेंट्स घर से निकले, मैंने लैपटॉप और अपने पेरेंट्स के कमरे की चाबी ले ली, जबकि मेरा भाई हमारे कमरे में ही था। जैसे ही मैं अपने पेरेंट्स के कमरे में घुसा, मैंने दरवाजा बंद कर लिया और बिस्तर से ही फाइव नाइट एट फ्रेडीज 2 खेलना शुरू कर दिया। मेरा ध्यान गेम जीतने में नहीं था, वो मैं पहले भी 100 बार कर चुका था। मैं तो बस उस राज का पता लगाना चाहता था। शायद ये मुश्किलों का संयोजन हो या मिनी गेम से संबंधित हो या फिर कई मौतों का संयोजन। सेकंड, मिनट, यहाँ तक कि कई घंटे बीत गए, ये कुछ भी नहीं था। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कितना वक्त बीत गया था। कई महीनों से मैं इसे खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार से हटकर इस बार ये काम कर गया। जैसे ही तीसरी रात की शुरुआत हुई और मैंने अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ खेलने के बाद कुछ मुश्किलों का सामना करके मैंने देखा कि स्क्रीन पर कुछ अजीब हो रहा था। गेम खुद ब खुद बंद हो गई और जैसे ही वो खुली, वो फौरन दोबारा चलना शुरू हो गई। सब कुछ आम चल रहा था, लेकिन किसी चीज ने उसमें बाधा डाल दी। मेरे भाई ने दरवाजा खटखटाया। ज्यादा लोग इस बारे में नहीं जानते थे, लेकिन अगर आप कंट्रोल P दबाएं तो आपकी गेम पॉज हो जाती है, और मैंने भी वही किया। मैं जाकर ये देखने वाला था कि मेरे भाई को क्या चाहिए, लेकिन एक चीज ने मुझे हैरान कर दिया कि मेरे पेरेंट्स का कमरा हमेशा से ही रात में इतना अंधेरा भरा होता है। अगर मेरा भाई दरवाजा खटखटा रहा था तो दरवाजे के नीचे से कोई लाइट जलती हुई नजर क्यों नहीं आ रही थी? लाइट गई तो नहीं थी और मैं देख सकता था कि मेरा लैपटॉप अभी भी चार्ज हो रहा था।
क्लाइव, तुम्हें क्या चाहिए? मैं बिजी हूं। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। घनघोर शांति। मैंने तय किया कि मैं दरवाजे तक जाऊंगा और मैंने धीरे धीरे उसे खोला। मेरे पेरेंट्स के कमरे के बाहर वाले गलियारे में बहुत अंधेरा था। क्लाइव! अचानक किसी ने बेडरूम में बने बाथरूम का दरवाजे को भी खटखटाना शुरू कर दिया। यह नामुमकिन था। घर में सिर्फ मेरा भाई था और वो बाथरूम सिर्फ इसी कमरे से जुड़ा हुआ था। आखिर चल क्या रहा था? मैंने किसी को फोन करने के लिए अपना सेलफोन निकाला, किसी को भी, लेकिन मेरे फोन में सिग्नल नहीं था। सभी खिड़कियां बंद थी और पर्दा लगा हुआ था। कुछ भी खोलना मुमकिन नहीं था। मैं वापस लैपटॉप तक गया। क्या यही सीक्रेट लेवल था? क्या मैंने इसे एक बार में रेडिट पर पढ़ा था और कोई इसके बारे में आज तक नहीं जान पाया है? ना जानते हुए भी अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं वापस से लैपटॉप लेकर बैठ गया और खेलने लगा। शायद यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता हो। गेम की कठिनाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि आसान से आसान चीज करने में भी मुझे मुश्किल महसूस हो रही थी। क्या मैंने पाइपलाइन नहीं देखी थी? क्या मैं म्यूजिक बॉक्स पर ध्यान नहीं दे रहा था? जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, मुझे कमरे से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। दरवाजे पर खटखट अब बढ़ते बढ़ते और तेज हो गई थी। वो आवाजें ठीक वैसे ही सुनाई देने लगी थी जैसे गेम में सुनाई देती थी। कमरे का माहौल अब असहनीय हो गया था। खेल खत्म ही होने वाला था, लेकिन घबराहट की वजह से अब मुझसे और नहीं खेला जा रहा था। मेरी उंगलियां और हाथ कांप रहे थे और लगातार मेरा पसीना बढ़ता जा रहा था। मैं जब जब सांसें लेने की कोशिश करता, मेरी छाती में बहुत तेज दर्द उठता। अचानक, और वो भी गेम खत्म होने से ठीक पहले, गेम में मेरी बैटरी खत्म हो गई, लेकिन गेम की लाइट बंद होने की जगह मेरा लैपटॉप बंद हो गया। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। बाथरूम का दरवाजा धीरे से खुला और मैंने किसी के पैरों की आवाज अपनी तरफ आती हुई सुनी। जैसे ही वो आहट मेरी तरफ आकर रुकी, उसके आगे कुछ नहीं हुआ। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज मेरे मुंह के आगे सांस से ले रही है, लेकिन मैं हिला नहीं। कोई हलचल नहीं हुई। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुमने मुझे डरा दिया। क्लाइव, क्या हुआ? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें कहने आया था कि तुम अपने बर्तन धो लो और तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तुम बस एक ज़ॉम्बी की तरह अपनी गेम में ही लगे हुए हो, और गेम इतनी मुश्किल लेवल पर भी नहीं है। क्या ये गेम? जब मैंने गेम की तरफ देखा तो वो खत्म हो चुकी थी। आखिरकार मैं जीत चुका था। क्या हुआ है तुम्हें? मुझे तो लगा कि तुम कोई मजाक कर रहे हो। नहीं, कुछ नहीं हुआ है मुझे। जो भी है, जाओ जाकर बर्तन धो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मॉम मुझे डांटे। वो आखिरी बार था कि मैंने फाइव नाइट एट फ्रेडीज की कोई भी गेम खेली थी। उस रात मैंने जो भी अनुभव किया उसके बारे में मैंने सबको बताने की कोशिश की, जैसे मैं अभी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं हर चीजें डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि जब मैंने सबको बताया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुझे बधाई दी। सबने मुझे कहा कि मैंने एक घटिया डरावनी कहानी बनाने की अच्छी कोशिश की है। किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। किसी ने नहीं माना कि मैंने सच में इस वक्त को जिया था, यहां तक कि मेरे भाई ने भी नहीं। आप जानते हैं, उस रात मेरे साथ जो भी हुआ, आज मैं उस पर विश्वास नहीं करता। मैं नहीं जानता कि वो सच था या नहीं। शायद मैं उस गेम में इतना डूब गया था कि मैं कल्पनाएं कर रहा था। शायद मैं पागल हो गया था। लेकिन अगर वो सच था तो आप वो मत करना जो मैंने किया। किसी भी चीज का इतना ज्यादा जुनून रखना ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी मैंने देखा था, अगर वो सच था, वो शायद वैसा आपके साथ भी हो, और शायद आप इतने खुशकिस्मत ना हो कि उस कहानी के बारे में किसी को बता सके। फ्रेडी फाज़बियर पिज्जा में रात की शिफ्ट में काम करना उन कामों में से एक नहीं था जो मैंने कभी करने के बारे में सोचा था, लेकिन मुश्किल वक्त अक्सर मुश्किल चुनाव की चुनौती देते हैं। मेरा नाम माइक है और मैंने इस जगह के बारे में सभी अफवाहें सुनी थी, जैसे कि रोबोट्स का खुद ब खुद घूमना, रात के सन्नाटे में हंसी की आवाज का गूंजना और अनजान तरीके से पिछले नाइट गार्ड का लापता हो जाना। इतनी सारी अजीब कहानियों के बावजूद मैंने इस नौकरी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी। जब मैं पहली रात काम के लिए उस जगह पर पहुंचा तो वहां के मैनेजर मिस्टर स्मिथ मुझे देखकर मुस्कुराए। वो मुझे सिक्योरिटी ऑफिस में ले गए। उस कमरे में बहुत ही कम रोशनी थी। एक डेस्क पर बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए थे। कमरे में पुराने पिज्जा बॉक्स की बदबू थी। मिस्टर स्मिथ ने हल्की आवाज में कहा, तो माइक, तुम्हारा यह काम रहेगा। तुम्हें 12 बजे से सुबह 6 बजे तक ड्यूटी देनी है। कैमरा पर नजर रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस बात का ध्यान रखना कि सभी रोबोट्स अपनी जगह पर ही रहें और उन्हें ऑफिस के पास जाने से रोकना। ओके? मैंने अपनी घबराहट को अपने तक रखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, ठीक है। जैसे ही घड़ी में 12 बजे मिस्टर स्मिथ सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर छोड़कर वहां से चले गए। मैंने कैमरा की तरफ एक नजर घुमाई और देखा कि बॉनी द बनी, चीका द चिकन
और फॉक्सी द पायरेट, फ्रेडी फास्बियर और उसके बाकी दोस्तों के साथ एक लाइन में स्टेज पर खड़े हुए थे। वो देखने में बेजान लग रहे थे, लेकिन उनकी पत्थर जैसी आंखों में कुछ तो बात थी जिस वजह से मैं उन्हें देखकर डर गया। मैं कैमरा से उन रोबोट्स पर आंखें गड़ाए बैठा था ताकि वो इधर उधर ना हिले। ऐसा करते करते कुछ घंटे बीत गए, लेकिन जैसे ही रात और काली हुई, हलचल होना भी शुरू हो गई। मैंने उसे कैमरे में देखा। बॉनी स्टेज छोड़कर डाइनिंग एरिया में घूम रहा था। मैंने अपने दिल की धड़कनों को थामते हुए खुद को धीरे से समझाया और कहा, ठीक है बॉनी, तुम जहां हो वही रहना। मैं इन रोबोट्स के घूमने की कहानी पहले से ही जानता था, लेकिन अपनी आंखों के सामने से अनुभव करते हुए देखना बहुत ही अलग बात है। बॉनी धीरे धीरे ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा और मैं उसे ऐसा करते हुए देखता रहा। जैसे ही कुछ मिनट बीते, ऐसा लगने लगा जैसे घड़ी की सुइयां और भी धीरे धीरे चल रही हैं। इसी बीच चीका भी अपनी जगह से गायब हो गया। जब मैंने कैमरे में देखा तो वो मेरी तरफ ही आ रहा था। मैंने डेस्क पर लगे फोन को उठाया और डर के मारे मिस्टर स्मिथ को फोन कर दिया। उन्होंने पहली रिंग पर ही फोन उठा लिया। घबराई हुई आवाज में उन्होंने मुझसे पूछा, माइक क्या हो रहा है? मैं हिचकिचाया। बॉनी और चीका अपनी जगह से हटकर बाहर आ गए हैं, मैं क्या करूं? यह सिर्फ सॉफ्टवेयर में खराबी के कारण हो रहा है, मिस्टर स्मिथ ने लंबी सांस लेते हुए कहा। उन्हें कभी कभी रात में नींद न आने का अनुभव होता है। तुम बस उन पर नजर रखो और अगर वो तुम्हारे नजदीक आने की कोशिश करें तो तुम सिक्योरिटी लॉक का इस्तेमाल कर लेना। हालांकि जैसे ही मैंने फोन रखा, बेचैनी बनी रही। मुझे बस थोड़ा ही और बेहतर महसूस हो रहा था। मैंने अपना ध्यान फॉक्सी वाले कैमरे पर लगाए रखा। फॉक्सी अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था, पर्दे के पीछे से झांकता हुआ। तुम हमसे छुप नहीं सकते माइक, तुम हमसे छुप नहीं सकते माइक। इंटरकॉम पर किसी आवाज ने मुझे चुनौती दी थी। मेरा दिल उछल कर बाहर आ गया। मैंने कैमरे की तरफ देखा। ये आवाज ना तो मिस्टर स्मिथ की थी और ना ही रोबोट्स की। मैंने दरवाजा खोलकर गलियारे में देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। जैसे ही रात का सन्नाटा बढ़ा, वो रोबोट्स और भी ज्यादा निडर होते गए। असली फ्रेडी फास्बियर अब स्टेज छोड़कर मेरे ऑफिस के बाहर खड़ा था। उसकी परछाई में कैमरे में देख सकता था। कुछ दूरी से मुझे उनके हंसने और मस्करी करने की आवाजें आ रही थी। क्योंकि बैटरी कम हो रही थी और मैं जानता था कि सिक्योरिटी लॉक में बहुत पावर लगती है, मुझे मालूम था कि मुझे खुद को सुरक्षित भी रखना है। मुझे इस बात का ख्याल रखना था कि मेरे पास सिर्फ 15% बैटरी ही बची है। जैसे ही ऑफिस की जगह झिलमिलाने लगी, मुझे एक बच्चे की हंसी की खिलखिलाहट सुनाई दी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन हंसी बंद नहीं हुई, बल्कि और भी ज्यादा तेज और भयानक होती गई। मैं जोर से चिल्लाते हुए पूछता हूँ, कौन है वहां? किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस हंसी की आवाज और तेज हो गई और पूरे कमरे में गूंजने लगी। मेरा दिल जोर जोर से सीने में धड़क रहा था। मैंने गुस्से में दरवाजा बंद किया और फिर उसे अंदर से बंद कर दिया। मैंने एक आखिरी बार कैमरे की तरफ देखा तो फ्रेडी फास्बियर ने अपना चेहरा शीशे पर चिपकाया हुआ था और उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी। मेरी फ्लैशलाइट में सिर्फ 5% बैटरी थी। ऑफिस पूरी तरह से अंधेरे से भर गया और मुझे अपने चारों ओर से सिर्फ हंसी की आवाज आई। मैं एक कोने में जाकर बैठ गया और इस रात के खत्म होने का इंतजार करने लगा। आखिरकार सुबह 6 बज गए और सूरज उगने लगा। उन रोबोट्स के अंदर की जान खत्म होने लगी और वो वापस स्टेज पर जाकर खड़े हो गए। जैसे जैसे हंसी की आवाज कम होती गई, एक भयानक सन्नाटे ने उसकी जगह ले ली। डर की वजह से मेरे पैरों में जान नहीं रही। मैं लड़खड़ाते हुए ऑफिस से बाहर निकला। दरवाजे के बाहर मिस्टर स्मिथ मेरा इंतजार कर रहे थे। माइकल, बधाई हो। वो मुस्कुराए और मुझे कहने लगे, तुमने अपनी पहली रात जीवित निकाल ली। मैं उसी समय इस काम के लिए ना कहना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह पाया। मुझे पैसों की जरूरत है। फ्रेडी फास्बियर पिज्जा से निकलने के बाद अभी भी मुझे ये बात परेशान, आतंक अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी 5 रातें बाकी हैं और मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि आने वाला वक्त मेरे लिए और क्या क्या लेकर आने वाला है।